वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई आईपी एड्रेस का क्या रोल होता है, ठीक, आपकी आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए, ठीक। तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि भाई साहब, आप कहीं पे भी बैठे हैं, ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक पब्लिक आईपी मिलेगा। अब ये पब्लिक आईपी आपको कौन देगा? ये पब्लिक आईपी आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर मशीन है, अगर इस मशीन पे किसी ने अटैक किया होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इस मशीन की एक लॉग फाइल होती है जहाँ पे जानकारी पड़ी होती है। तो इस लॉग फाइल से पता लग जाएगा कि भैया इस मशीन पे इस टाइम पे किस आईपी से अटैक हुआ था, तो उस आईपी का एड्रेस हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस आईपी एड्रेस से मैंने बताया था उस आईपी एड्रेस में 4 नंबर होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 नंबर होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। और इन नंबरों से हमें क्या पता लगेगा अपना कि भाई ये आईपी एड्रेस कौन से आईएसपी का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आईएसपी का कौन सा, भाई वो सपोज मान लो स्टेट का है, कौन सा सिटी का है, और डिवाइस आईडी क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उस आईएसपी के, उस स्टेट के, उस सिटी के पास वाले के पास जाएंगे, और वहां पे जब उस आईएसपी के पास पहुंचेंगे तो वहां से उससे पता बोलेंगे कि हाँ जी, इस टाइम पीरियड के फ्रेम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने ये आईपी किसको असाइन करी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका जो आईएसपी है, यानी कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास तो आपकी सारी डिटेल होगी ना, क्योंकि जब आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो लेने पर क्या होता है भाई साहब, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब भी तो सबमिट करवाते हैं, तो उसके पास तो सारी डिटेल होगी। तो वो देख के बता देगा हाँ भाई ये वाली आईपी एड्रेस मैंने इस पर्सन को दी थी, और वहां से आप ट्रैप हो सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाई साहब अगर हमने वीपीएन लगा दिया होगा तो क्या होगा, ठीक है। भाई अगर हमने क्या लगा दिया होगा, वीपीएन लगा दिया होगा, तो तब उस केस में, वीपीएन की सर्विस के केस में क्या चीज होगी हमारे पास? तो देखो, उसमें मैंने बोला कि अगर सपोज मान लो आपके में वीपीएन की सर्विस अगर आपने लगा रखी है, तो भी उसमें फंसने का चांस है। क्यों फंसने का चांस है? भाई देखो यार, वीपीएन जो है ना, वो आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि भाई आप अपना जो वैसे नॉर्मल काम करते हैं उसमें अगर आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है तो भैया वीपीएन आपकी आईपी को हाइड कर देगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि यार वीपीएन मेरी आईपी को हाइड कर रहा है तो चलो भाई मैं अब जो भी इंटरनेट पे जो क्राइम है वो कर लूं, वीपीएन तो मेरी आईपी छुपा ही देगा, मेरी आईपी तो किसी को पता लगेगी नहीं। भाई लगेगी, जब सपोज मान लो वो विक्टिम के सिस्टम की लॉग फाइल को पढ़ेंगे, ठीक है। उस लॉग फाइल में पता लगेगा कि भाई जिस टाइम पे क्राइम आपका हुआ, जिस टाइम पे बेसिकली ये हैक का काम हुआ, हैकिंग का काम हुआ, तो भैया उस टाइम पे ये अटैक किस आईपी एड्रेस से हुआ था। अच्छा, अब सपोज ये पता लग गया कि यार इस टाइम पे ये अटैक इस आईपी एड्रेस से हुआ था। अब इस आईपी एड्रेस में वही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से उन्हें पता लगेगा कि भैया कौन आईएसपी था, ठीक है, कौन सी स्टेट का था, कौन सी सिटी का था, और कौन से डिवाइस का था, ठीक है। अच्छा, अब यहां से वो ये पता लगाएंगे कि भैया जो भी है कि ये भैया ये सब किसका था, ये एक वीपीएन का था, ठीक है। किसका था ये आईपी एड्रेस, किसका था, ये एक वीपीएन का था। अब ये जाएंगे उस वीपीएन वाले के पास, बोलेंगे हाँ भाई चल बता भाई, इस टाइम फ्रेम में ये आईपी एड्रेस, इस टाइम फ्रेम में ये जो आईपी का तूने मास्क लगाया हुआ था, आईपी का जो ये एक तरह से एक आईपी जो तूने दी थी, जो तूने प्रोवाइड करी थी, जिस आईपी को तू यूज कर रहा था, एक्चुअल आईपी क्या थी वो बता, ठीक है। यानी कि आपने एक आईपी प्रोवाइड करी, ठीक है, जो कि आपके सामने वाले यूजर की एक्चुअल आईपी को हाइड कर रहा था। तो बोलेंगे हाँ भाई चल तू आईपी बता, तो इस टाइम फ्रेम में ये आईपी तूने किसको किसके लिए हाइड, किसकी हाइड करवा रहा था? तो भैया वो अपने ये वीपीएन क्या करेगा भाई साहब, ये अपनी लॉग फाइल चेक करेगा,
ठीक है, उस लॉग फाइल में से निकालेगा कि भाई साहब इस टाइम फ्रेम में एक्चुअल आईपी एड्रेस ये था, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस से वो ओरिजिनल आईएसपी का पता लगा लेंगे, कौन है ओरिजिनल आईएसपी, फिर पहुंचेंगे उसके पास जो भी है, एंड देन वहां से इसका जो भी बेसिकली हमारा जो भी विक्टिम है, जो भी अटैकर है, उसके बारे में पता लग जाएगा। तो यानी कि आईपी एड्रेस देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेस से आपकी पहचान, आपके एग्जैक्ट कौन बंदा है, किस जगह का है, वो सारी चीजें आपका पता लगाया जा सकता है। ठीक है जी। तो अभी हमें पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ आईपी एड्रेस जो है वो ऐसे ही नहीं नंबर दे दिया था, उस आईपी एड्रेस में जो नंबर मिलता है वो नंबर जो है कुछ पर्टिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिससे कि हमारी आईडी, हमारा जो नाम है, हम कौन है, कहाँ है, वो सब चीजें पता लगाई जा सकती है, हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी निकाली जा सकती है। अच्छा चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा है, वो टॉपिक हम लोग करेंगे जिसका नाम है पोर्ट नंबर। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग देखने हैं उसका नाम क्या है, पोर्ट नंबर। तो अब जैसे कि भाई साहब ये पोर्ट नंबर क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पोर्ट नंबर क्या होता है भाई हमारा। अब देखो यहाँ पे, अब पोर्ट नंबर क्या है कि भाई अगर हमने देखो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना है जिसमें हम पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक तरह से मैंने पोर्ट के बारे में आपको पहले भी बताया था कि हमारे सिस्टम में जितनी भी, जैसे मान लो ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में जितनी भी नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन चल रही हैं, जितनी भी नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन चलती हैं, हर एप्लीकेशन का क्या होता है, अपना एक पोर्ट नंबर होता है। क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यूजिंग दिस पोर्ट नंबर, ऑब्वियसली अगर मैं सिस्टम मतलब नेटवर्क में कोई सिस्टम पे बैठा हूं और मैं नेटवर्क के दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली उसमें पोर्ट नंबर इस्तेमाल होगा। तो पहली बात यहां पे ध्यान देंगे कि अगर आप टू डू कम्युनिकेशन यूजिंग पोर्ट नंबर, अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यूजिंग पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर के द्वारा कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो दो कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि भाई जिस पोर्ट नंबर में आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो पोर्ट मस्ट बी ओपन। यानी पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पोर्ट मस्ट बी ओपन, क्योंकि अगर वो पोर्ट ओपन ही नहीं है तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगा ना भाई। जैसे मान लो एक बड़ा सा मॉल है, उस मॉल के अंदर घुसने के बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह से मैंने पार्किंग लगाई और वहां के गेट से मैं घुसना चाहता हूं मॉल के अंदर, तो ये तो मैं तभी घुस पाऊंगा ना जब बोला गेट ओपन होगा। अगर वो गेट ओपन ही नहीं है तो फिर भैया मैं उस गेट के इस्तेमाल करके अंदर तो नहीं घुस सकता ना। तो ठीक उसी प्रकार से मैं जिस भी पोर्ट के द्वारा कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, तो पहला काम क्या जरूरी है कि वो पोर्ट मेरा ओपन होना चाहिए। अगर वो पोर्ट ही मेरा ओपन नहीं है तो फिर मैं भैया उस पोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब चलो पोर्ट ओपन है, उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि भैया वन ऐप वर्क ऑन द पोर्ट एट वन टाइम। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि भैया एक ऐप उस पोर्ट पे वर्क करनी चाहिए। अच्छा अरे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक ही ऐप ही एक समय पर पोर्ट पे काम कर पाएगी। अच्छा अब जैसे सपोज मान लो इस बात को समझते हैं कि मैंने जैसे बोला कि वन ऐप जो है वर्क ऑन द पोर्ट एट वन टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे मान लो एक हमें पता है कि हमारे पास अलग अलग तरह की एप्स होती है, जैसे एक हमारे पास ऐप है जूम। ठीक है, जूम ऐप है ना। अच्छा जूम ऐप जो है वो 8080 पोर्ट नंबर पे चल रही है। तो ये जूम ऐप है और 808 नंबर पोर्ट पे चल रही है, पोर्ट ये हो गया, ऐप ये हो गई। ठीक है, अब मान लो जैसे 8080 पोर्ट नंबर कौन यूज कर रहा है, जूम वाली ऐप।
अब मान लो मान लो एक और एप्लीकेशन है मेरे पास, स्काइप है। अब ये स्काइप जो है 8080 पोर्ट नंबर यूज नहीं कर सकता। कब तक? जब तक जूम उस पोर्ट को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे स्काइप सपोज मान लो मैं लिख देता हूं, स्काइप कैन नॉट यूज पोर्ट 8080, ठीक है, वाइल जूम इज यूजिंग दैट पोर्ट। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ में आएगा कि स्काइप जो है कैनट यूज पोर्ट नंबर 8080 जब तक वाइल जूम इज यूजिंग दैट पोर्ट। जब जूम उस पोर्ट को यूज कर रहा है तो भैया स्काइप यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहला भैया जिस पोर्ट से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूं वो पोर्ट ओपन होना चाहिए और उस पोर्ट पे कोई ना कोई ऐप होनी चाहिए। अब जैसे सपोज हम जूम मीटिंग करते हैं ना, तो जैसे मान लो ये मेरे घर का सिस्टम है भाई साहब, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं। ठीक है, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं और ये भाई अलग अलग लोग हैं जो जूम मीटिंग में मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अब मेरे पास मेरे सिस्टम में पोर्ट नंबर 8080 है। अच्छा, ये पोर्ट मेरा क्या है? ओपन है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, इस पोर्ट पे कौन सी ऐप चल रही है मेरी? इस पोर्ट पे मेरी जूम की ऐप चल रही है। ठीक है, तो अब यही इन लोगों की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आएगी, ये इस नंबर पोर्ट नंबर 8080 से ये मेरे सिस्टम में ओपन आ सकेंगी मेरे सिस्टम में। तो यानी कि दूसरे लोगों का जो भी डेटा वो मेरे सिस्टम में देख पाएगा, मेरे सिस्टम से दूसरे लोगों के लिए डेटा जा पाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है जूम मीटिंग के दौरान, ये कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है और ये तभी हो पाएगा जब पोर्ट नंबर 8080 ओपन होगा प्लस उस पोर्ट पे कोई ना कोई ऐप चल रही होगी, तभी काम कम्युनिकेशन होगा। सिर्फ पोर्ट के ओपन होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, वहां पे कोई ऐप भी होनी चाहिए जो एक तरह से ना ऐप होगी, तभी फिर वो उस पोर्ट में हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोर्ट नंबर की ये हमारी महिमा है भाई। ठीक, अच्छा अब उसके बाद दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो हमने पोर्ट नंबर के बारे में जानी बात कि भैया जब भी हम किसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं थ्रू अ पोर्ट नंबर, तो जिस पोर्ट नंबर के द्वारा हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर ओपन होना चाहिए और प्लस उस पोर्ट नंबर पे कोई ना कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। देखो, जब भी हम एथिकल हैकिंग वाले काम को करते हैं तो हमें पहले जैसे सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। तो वहां पे ना हमारे पास एक काम होता है। वो काम क्या होता है कि पहले हम ये पता करते हैं कि भाई साहब उस सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, कौन कौन से क्या है? पोर्ट्स ओपन है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि उन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, ये जानकारी हमें गैदर करनी पड़ती है, तभी काम बन पाएगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, खैर अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके ऊपर? एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम क्या है? प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल जैसे हम सब जानते हैं भाई, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? कि प्रोटोकॉल का सिंपल भाषा में मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि भाई साहब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। अब जैसे तुम देखते हो ना, हम लोग रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो भाई रोड पे चलने के लिए कुछ सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। अब जैसे सेफ्टी रूल्स की अगर हम बात करें तो हमें बोला जाता है ना यार, अगर आप बाइक में जा रहे हो, जैसे अगर सपोज मान लो कोई टू व्हीलर पे जा रहे हो, तो बोला जाता है कि भैया आप हेलमेट पहन के चलो। ठीक है, अच्छा एक बाइक पे भैया ज्यादा से ज्यादा दो राइडर्स होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। ठीक है, और सपोज आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो, आपके बाइक में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक, अच्छा उसी तरह से अगर हम जैसे मान लो कोई फोर व्हीलर कार में जा रहे हैं तो हम बोलते हैं जी सीट बेल्ट लगा के रखो। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसी के अलावा जैसे सपोज मान लो रोड पे आपको ट्रैफिक रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास ट्रैफिक रूल्स हैं कि भाई आपको रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कहीं लाइट आ जाती है ना, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, तो ये क्या है? ये रूल्स हैं। ठीक है, अब ये रूल्स किस काम के लिए हैं? कि भी आप जो रोड्स हैं यहाँ पे, रोड्स के अंदर ट्रैफिक जो है नॉर्मल वे में, एक स्मूथ वे में चलता रहे, उस चीजों को मैनेज करने के लिए ये रूल्स बनाए, ट्रैफिक रूल्स बने। तो उसी तरह से
तो यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रैफिक के प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या हो गया, अब सिंपल सी बात, हम यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को लेकर अगर डेफिनेशन लिखें तो प्रोटोकॉल क्या है, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या है भैया, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, इट इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प डिवाइसेस, ठीक है, जो कि डिवाइसेस की मदद करता है किस काम के लिए, ताकि डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सके एक तरह से, दैट हेल्प डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, सो दैट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब देखो कम्युनिकेट कर सकें प्रॉपरली, इसका मतलब क्या है, देखो अब ये प्रोटोकॉल क्या करता है, हमारा प्रोटोकॉल मेक श्योर, क्या चीज की श्योरिटी करता है कि भैया डेटा इज सेंड एंड रिसीव्ड प्रॉपरली, ठीक है, डेटा इज सेंड एंड रिसीव प्रॉपरली बिटवीन कंप्यूटर्स हो गए, या आजकल तो फोन पे भी चलता है सारा कुछ, तो जैसे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, और अदर डिवाइसेस, और भी जो अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं जहाँ जिसमें इंटरनेट चल सकता है, तो और अदर डिवाइसेस, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यार एग्जांपल से समझने का मतलब क्या है, देखो यार तुम कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, तो तुम क्या करते हो भाई, तुम्हारा ये कंप्यूटर है, तुम अपने इस कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर खोलोगे, और उस वेब ब्राउजर के द्वारा अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करोगे। ब्राउजर खोलने के बाद आप लिखते हो ना ऊपर कि www.lux.com या www.cbsc.gov.in, जो भी आप नाम लिखते हो और एंटर मारते हो, तो होता क्या है कि आपके कंप्यूटर को की रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, वो हमें पता है कि भाई कहीं पे हमारा एक सर्वर कंप्यूटर पड़ा होगा, उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। तो अब ये इन दो, मतलब यहां से रिक्वेस्ट इसके पास जारी है और यहां से रिजल्ट वापस आ रहा है, अब ये दोनों ना एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये चाहते हैं हम लोग कि भाई जो भी वेब बेस्ड रिक्वेस्ट है ये सही ढंग से सर्वर के पास चली जाए, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वही सही ढंग से यूजर के पास पहुंच जाए, तो भैया ये दोनों काम बिल्कुल ढंग से होते रहे ना, स्मूथली होते रहे। तो इस काम के लिए ये एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जिसका नाम क्या है, HTTP, HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन स्मूथली, ठीक है, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन स्मूथली ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो भाई ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक। तो अब हमें समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है जिस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, HTTP, ठीक है। तो प्रोटोकॉल की बात समझ में आ गई हमें। अब हमने दो चीजें पहले समझ ली, एक है पोर्ट नंबर और दूसरा क्या समझा हम लोगों ने, प्रोटोकॉल, ठीक। अच्छा, अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं हम लोग, कैसे कि भाई DNS कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो ये है कुछ इस तरह से कि भाई हाउ इंटरनेट एंड DNS वर्क, कि भाई इंटरनेट और DNS कैसे काम करता है, ठीक है। अब जरा इस कहानी को बिल्कुल ढंग से शांति से सुनते जाइए कि क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको, क्या क्या चीजें यहाँ पे। मान लीजिए कि आप ना एक बड़े अच्छे डेवलपर है, ठीक है, आप वेबसाइट की कोडिंग वोडिंग करते हैं, तो भाई साहब, या ऐसा मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम मान लो आदित्य कह देते हैं, इसका नाम आदित्य है, और आदित्य जो है बढ़िया कोडिंग वोडिंग बहुत बढ़िया जानता है। अच्छा, अब आदित्य ने क्या करा यार, इसने अपने सिस्टम के अंदर
एक वेबसाइट बना दी, जो कोडिंग का इस्तेमाल करके इसने एक वेबसाइट बना दी बड़ी अच्छी सी, ठीक है, और अपने सिस्टम में चला के देख रहा है, बिल्कुल खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसने कहा कि भाई मुझे ना अब अपनी इस वेबसाइट को इंटरनेट पे डालना है, ठीक है, और अब इस बंदे ने इस वेबसाइट को इंटरनेट पे डालने की सोची। तो देखो अब इसने क्या करा, इसने ना एक क्या करा, इस बंदे ने ना खुद का एक वेब सर्वर खरीद लिया। मान लो बंदे के पास पैसे थे, उसने कहा कि भाई मैं तो यार खुद का अपना वेब सर्वर चला के उससे हैंडल करूंगा सारा कुछ, ठीक है, मैं अपनी इतनी बढ़िया बनी हुई वेबसाइट को मैं किसी दूसरे को क्यों दूं, ठीक है। तो उसने कहा जी मैं खुद ही वेब सर्वर बनाऊंगा अपना। तो ठीक है भाई, उसने एक मार्केट से भाई पैसे थे उसके पास, उसने जाके एक वेब सर्वर खरीद लिया, ठीक है, और एक वेब सर्वर अपना लगा दिया। अच्छा, अब ये जो वेब सर्वर इसने लगाया, ये वेब सर्वर 24/7 किससे कनेक्टेड रहेगा यार, ये आपका इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड रहेगा। चलो जी, अभी आपका वेब सर्वर 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया। अच्छा, अब इस वेब सर्वर को क्या होगा, जैसे इंटरनेट से जब ये कनेक्ट करेगा ना अपने वेब सर्वर को, तो ये ना एक आईपी भी लेगा, स्टैटिक आईपी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी सर्वर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे सर्वर्स क्या करते हैं भैया, वो सारे के सारे सर्वर एक स्टैटिक आईपी लेते हैं, मतलब एक आईपी एड्रेस परचेज ही कर लेते हैं कि भाई ये आईपी एड्रेस मेरी है, इस आईपी एड्रेस को और कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी वेब सर्वर है वो ये नहीं चाहता कि उसका आईपी एड्रेस जो है वो भाई रोज रोज चेंज होता रहे, वो आईपी एड्रेस जो है वो रोज रोज क्या होता रहे भाई, चेंज होता रहे। कोई भी ये बंदा, कोई भी वेब सर्वर का ओनर ये नहीं चाहेगा कि उसके वेब सर्वर का आईपी चेंज होता रहे, क्योंकि अगर वो एक होगा तभी तो लोगों की रिक्वेस्ट आराम से उसके पास आ पाएगी, लेकिन अगर रोज रोज उसका आईपी एड्रेस चेंज होता गया तो काम खराब है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि भैया अपने वेब सर्वर के लिए एक आईपी एड्रेस परमानेंटली परचेज करके ही ले लेते हैं कि भैया दे दे आईपी एड्रेस, हम मुझे दे दे, ये पब्लिक आईपी मुझे दे दे, अब ये पब्लिक आईपी मैं किसी को नहीं दूंगा। तो जैसे अब सपोज इसने एक पब्लिक स्टैटिक पब्लिक आईपी ले ली, ठीक है, इसने क्या ले लिया अपने लिए, एक स्टैटिक पब्लिक आईपी परचेज कर ली। अब स्टैटिक पब्लिक आईपी इसने क्या परचेज करी, मान लो इसको मिल गई 8.8.4.5, मान लो ये स्टैटिक पब्लिक आईपी इसको मिल गई। अच्छा, इस बंदे ने क्या करा यार, ये जो वेबसाइट बनाई हुई थी, ये अपनी वेबसाइट इसने कहाँ डाल दी, इस वेब सर्वर में डाल दी। तो अपनी वेबसाइट कहाँ डाल दी इसने, इस वेब सर्वर पे डाल दी। अच्छा, अब इसने कहा कि भाई अब मैंने अपने वेब सर्वर में भी डाल दी है और मेरा वेब सर्वर इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकेगा। लेकिन अभी क्या है, किसी भी बंदे ने अगर इसकी वेबसाइट को एक्सेस करना होगा तो वहां पे जो ब्राउजर आता है ना, वहां पे अब वो क्या लिखेगा, मान लो http:// फिर ऐसे लिखेगा 8.8.4.5 और एंटर मारेगा कुछ इस तरह से। अब मैंने कहा यार ये नंबर क्यों लिखेगा भाई, ये स्टैटिक आईपी क्यों लिखेगा यार, अभी सिंपल सी बात है, हम तो कभी भी ब्राउजर पे जाके ऐसे लिखते नहीं है ना, हम तो सीधा यार जो वेबसाइट का नाम होता है वो लिखते हैं। पर ये हम सर ये क्यों कह रहे हैं, इसके केस में ये लेगा भाई, अभी इस बंदे ने डोमेन नेम नहीं लिया है, इसने क्या करा है, एक वेब सर्वर लिया है, उस वेब सर्वर के लिए एक स्टैटिक पब्लिक आईपी परचेज भी कर ली है। अब ये इसका वेब सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट भी हो गया है और इसके वेब सर्वर में अपनी वेबसाइट भी डाल दी है, और प्लस इसने एक सर्वर का सॉफ्टवेयर भी होगा, सर्वर सॉफ्टवेयर भी होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं एक अपाचे टॉमकैट होता है, एक अपाचे नाम का एक सॉफ्टवेयर भी होगा जो इसकी वेबसाइट को मैनेज करेगा, जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग सारी करेगा। तो भाई अब ये तो हो गया, लेकिन अब चक्कर क्या है कि अब अगर मैं किसी से बोलूं कि भैया ये इस बंदे की वेबसाइट खोलनी है तो ये आईपी एड्रेस लिखो, तो हो सकता है लोग ज्यादा प्रेफर ना करें। अब देखो चक्कर क्या है कि अल्टीमेटली इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जाती तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही है, ठीक है, आईपी एड्रेस ही वहां पे मेन रोल प्ले करता है। लेकिन ये नाम क्यों दिया गया है यहाँ पे, अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर आप ही लोगों से बोलूं कि भाई अपने किसी भी 10 मित्रों का फोन नंबर आप मुझे बताइए, तो यार जब मैं बोलूंगा 10 मित्रों का फोन नंबर बताइए, तो नंबर शायद आप एक या दो का ही बता पाए, ठीक है भाई। मैं ज्यादा आजकल क्या है, आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, लोग सीधा नंबर उसमें डालते हैं, नंबर याद का रहता है लोगों को, ठीक है। तो भाई मुश्किल, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि आप मुश्किल से शायद एक का या दो का नंबर बता पाएंगे, सबका तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई अपने 10 मित्रों का नाम बताओ, तो आप 10 की बजाय मुझे 20 का नाम बता देंगे। अब मैंने कहा यार नाम तो तुमने खटाखट खटाखट बता दिए, अरे मोबाइल नंबर क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि चक्कर यह है कि हम लोग जो है नंबर्स को याद रखने में हमारी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है, बल्कि हाँ हम टेक्सुअल डेटा, इमेजेस, पैटर्न इन सबको याद रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिक डेटा को हम उतना ज्यादा ढंग से याद नहीं रख पाते।
तो अब वही चीज है कि भैया पहले भी देखो, जब अगर तुमने ध्यान अगर पता होगा, जैसे पहले हम लोग घरों में लैंडलाइन फोन यूज करते थे, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग क्या करते थे भाई, एक टेलीफोन डायरेक्टरी रख लेते थे, उसमें बंदे का नाम और साथ में वो ले लेते, उसका फोन नंबर लिखा रहता था। तो जब भी किसी को फोन मिलाना है तो उसका नाम खोजा और उसके नाम के साथ जो नंबर है उस नंबर पे कॉल मिला दी, ठीक है। इसी तरह से वो कम्युनिकेट करते थे। तो ये सीन सिंपल है कि भैया नाम तो हमें याद रह जाते हैं, यानी टेक्सुअल डेटा हम आसानी से याद रख लेते हैं, लेकिन नंबर्स थोड़ा मुश्किल होते हैं नंबर याद रखने के लिए, ठीक है। हम ज्यादा नंबर्स याद नहीं रख सकते कई बार। खैर, अच्छा अब इसने बोला कि फिर भाई क्या करूं अब, तो अब हमने बोला कि भाई डोमेन नेम जाके परचेज कर भाई, तू बिना डोमेन नेम परचेज किए कैसे काम होगा तेरा। तो अब इसने कहा अच्छा भाई अब जाता हूं। तो अब इसने एक कंपनी के पास गया जिस कंपनी का नाम है गो डैडी, ठीक है। तो भाई साहब ये भाई साहब पहुंच गए एक कंपनी के पास जिन कंपनी का नाम है गो डैडी। अच्छा, अब गो डैडी वाली कंपनी से बोला कि भाई साहब मुझे एक डोमेन नेम आप परचेज करके दे दो। अब गो डैडी वालों ने क्या करा, बोला जी अच्छा जी, गो डैडी वालों के पास गए कि भैया हमें एक डोमेन नेम ले दो, ठीक है, डोमेन नेम मुझे ले दो। अच्छा, गो डैडी वाले ने बोला अच्छा जी क्या डोमेन नेम चाहिए बताइए। फिर जो भी डोमेन नेम दिया उन्होंने चेक किया कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है, और सारा कुछ चेक चुक करने के बाद मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने एक डोमेन नेम इनको मिल गया, सपोज मान लो lux.com, सपोज ये मान लो डोमेन नेम मिल गया, ठीक है। हमने ऐसे ले लिया lux.com करके एक डोमेन नेम हमने मान लो इन्होंने ले लिया इससे। अब भाई अब नेक्स्ट क्या, अच्छा अब क्या चक्कर है कि भाई चलो ये नाम तो ले लिया इन्होंने, ठीक है, डोमेन नेम ये पैसे देके परचेज कर लिया, ठीक है, कि भाई अब ये नाम इनके लिए बुक हो गया, ठीक है, गो डैडी वालों ने इनके लिए नाम परचेज करवा दिया। तो यानी कि अब ये जो नाम है ये अब ये भाई साहब जो है आदित्य, आदित्य के लिए ये नाम अब फिक्स हो गया। अब आदित्य इस नाम को यूज कर सकता है, आदित्य इस नाम का ओनर बन गया, ठीक है। अगर उसने 1 साल के लिए लिया होगा ये नाम तो 1 साल के लिए आदित्य इस नाम का ओनर है, अगर 3 साल का पैकेज लिया होगा तो 3 साल के लिए आदित्य इस नाम का ओनर है, ठीक है भाई। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब चक्कर क्या है कि भाई ये नाम है और वहां सर्वर, अब इनको कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब क्या जरूरी है कि भैया इस नाम को इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। हमने तो नाम ले लिया, लेकिन नाम लेने से ही तो काम नहीं बनेगा, अब ये कनेक्शन भी तो करना पड़ेगा दोनों के बीच में, तभी तो आगे काम बनेगा। अच्छा, अब इस काम के लिए ना, अब इस गो डैडी वालों ने मेरे को ना मेरे मेल पे ना एक लिंक दे दिया, ठीक है। उन्होंने बोला ये लिंक है आपका, इसको खोलेंगे आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, और प्लस आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। तो अब मान लो भाई उन्होंने मुझे क्या दिया कि भाई एक लॉगिन पेज दे दिया, एक लिंक दे दिया मुझे, और उस लिंक पे क्लिक करने पर मुझे क्या दिख जाता है, मेरा लॉगिन पेज दिख जाता है, ठीक है भाई। मैं अब मुझे इन्होंने क्या कर रखा है, यूजर नेम आई पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो मैं अब इस लॉगिन पेज पे जाके क्या करूंगा, मैं इस लॉगिन पेज को जैसे मेरे सामने खुलेगा भाई, मैं वहां पे अपना यूजर नेम दूंगा, ठीक है, जो यूजर नेम मुझे मिला हुआ है। अच्छा, मैं वहां पे पासवर्ड भी डालूंगा, जो पासवर्ड मुझे मिला हुआ है, अगर मैंने चेंज कर दिया तो जो भी मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है वो पासवर्ड डालूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉगिन नाम का बटन दबा दूंगा। अच्छा यार, अब मैं जब ये कर लूंगा, लॉगिन नाम का बटन दबा दूंगा, तो अब होगा क्या, अब जैसे मैं इस पे लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने एक पेज खुल जाएगा जिस पेज का नाम है डोमेन मैनेजर, ठीक है। एक पेज खुलेगा मेरे सामने जिस पेज को मैं क्या कहता हूं, डोमेन मैनेजर कहता हूं। और इस डोमेन मैनेजर में पेज में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को हमें समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक, जो इस वेबसाइट और इनकी इस आईपी एड्रेस और इस वेबसाइट के डोमेन नेम की कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो ये डोमेन मैनेजर का पेज हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे इस डोमेन मैनेजर के पेज के अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी, क्या क्या जानकारी हमने भरनी है, क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती क्या है। देखो, कल को जब मैं कभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करूंगा, मान लो मुझे जानकारी मिलेगी, तो पहले मुझे ये तो पता लगना चाहिए कि भाई साहब ये जानकारी होती क्या है, ठीक है ना। अब ये डोमेन मैनेजर का पेज है, अब इस डोमेन मैनेजर के पेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो भाई पहले मैं ये तो समझ लूं कि यार इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती क्या है।
और किस इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। जब तक यही नहीं पता लगेगा मुझे कि किस इंफॉर्मेशन का क्या रोल है तो मैं काम कैसे करूंगा। तो देखो यार, अब जैसे कि सिंपल सी बात है कि भाई अब होता क्या है, जैसे मान लो हमने कोई अपना टेस्ट करवाए, कोई मेडिकल टेस्ट करवाए, अब मेडिकल वाली रिपोर्ट हमारे पास आ गई। अब उस रिपोर्ट में ना भाई साहब जो रिपोर्ट होगी उसमें बड़े सारे टेक्निकल टर्म्स दे रखे होंगे, ठीक है, जो ऑब्वियस बात है कुछ मेडिकल से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स होंगे कि भाई आपका ये वाला लेवल इतना हो रखा है, ये वाला लेवल इतना हो रखा है। अच्छा, अब किस लेवल, अब किस रिपोर्ट से क्या मतलब होता है, मतलब इस इंफॉर्मेशन का, अब सपोज कहीं पे लिखा हुआ आपका, सपोज हीमोग्लोबिन इतना हो रखा है, कहीं पे लिपिड इतना हो रखा है, एचडीएल एलडीएल आपका इतना हो रखा है। अब भैया एचडीएल एलडीएल क्या है, ये लिपिड क्या है, तो भाई अब हमें तो नहीं पता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भागे भागे जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको दिखाते हैं रिपोर्ट की, भाई साहब देखो जी हमने टेस्ट करवाया, हमारी रिपोर्ट ये आई, तो हमें बताओ जी क्या मतलब है इसका। तो फिर वो डॉक्टर्स को देखता है और तब आपको बताता है कि जी आपका लिपिड ये बढ़ा हुआ है, ये कम है, तो इसका क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार जो डोमेन मैनेजर है, ठीक है, अब सीधी सी बात है कि उस रिपोर्ट के अंदर, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो सिर्फ डॉक्टर बता पा रहा है। क्यों बता पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज है ना, इसलिए बता पा रहा है। हम नहीं बता पा रहे, क्यों भाई, हमें वो नॉलेज नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे। पर हाँ, डॉक्टर को उस चीज के बारे में सारी नॉलेज है, तो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो डॉक्टर ही आपको उस रिपोर्ट को देखकर बता पाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से, अब जैसे ये डोमेन मैनेजर है, मैंने बोला इस डोमेन मैनेजर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब आपका डोमेन नेम और आपकी स्टैटिक आईपी को कनेक्ट करना है आपस में, तो उसके कनेक्शन से रिलेटेड जो और भी XYZ इंफॉर्मेशन होती है सारी कहां पड़ी होती है, इस डोमेन मैनेजर पेज में पड़ी होती है। तो अब मुझे ये जानना जरूरी है कि भाई साहब इस डोमेन मैनेजर पेज के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई अगर इस डोमेन मैनेजर पेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अगर मुझे यही नहीं पता लगेगा तो मैं आगे काम कैसे करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या जानना है कि यार ये जो हमारा डोमेन मैनेजर वाला पेज है इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है। तो चलें अब हम इसको वन बाय वन समझना शुरू करते हैं कि इस डोमेन मैनेजर के पेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब वन बाय वन हम देखते हैं धीरे धीरे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डोमेन मैनेजर पेज में क्या क्या जानकारी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो भैया इसके अंदर बड़ी सारी फील्ड्स होती हैं, तो हम जो कॉमन, एक तरह से हम जो कॉमन डीएनएस रिकॉर्ड टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नंबर वन एक होता है इसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं, आज अब यहाँ पे लिख देता हूँ ए रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या डाला होता है, एक फील्ड होती है, इसको हम कहते हैं ए रिकॉर्ड। ए मींस इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस रिकॉर्ड। ठीक है जी, अच्छा अब इस एड्रेस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, देखो अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो आपका जैसे जो वैल्यू हमारे पास, सपोज जो भी हमारा ये वैल्यू जो भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है यहाँ पे आईपी ऑफ द डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आईपी ऑफ द, इसमें अंदर एक मिनट यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या होगा आईपी ऑफ, ये कह लो, या आईपी ऑफ तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, अपना वेब सर्वर। एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा आई ए रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा आईपी ऑफ योर वेब सर्वर। ठीक है, क्योंकि भाई अब देखो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे इस पेज में हमने देखा भी था कि यार यहाँ पे डोमेन मैनेजर का पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे ए रिकॉर्ड जो होगा, ए रिकॉर्ड के अंदर क्या पड़ा होगा, ए रिकॉर्ड के अंदर पड़ा होगा कि भाई अब मुझे इस वाले सर्वर से जोड़ना है, तो 8.8. सॉरी अपना तो ए रिकॉर्ड होगा उसमें 8.8.4.5। ठीक है, तो भाई ए रिकॉर्ड ऑब्वियसली इस डोमेन मैनेजर में क्या होगा कि जो सर्वर है ना, उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है वो हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक,
तो हमें ये पता लगा कि भाई साहब ये हमारे पास क्या होता है, एक ए रिकॉर्ड होता है। ए रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो IPv4 एड्रेस होता है सर्वर का, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, आई कौन सा आई एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस, ठीक है। IPv4 एड्रेस सर्वर का वो इस ए रिकॉर्ड में पड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारे पास, इसके अंदर ना एक और रिकॉर्ड भी होता है भाई, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड क्या होता है, ए रिकॉर्ड। अब हमने कहा कि भाई ए रिकॉर्ड में क्या होगा। अच्छा देखो यार, अब आपको पता है ना कि यार IPv6 भी होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें इसको भी मैं कह सकता हूं कि ये भी IP ऑफ वेब सर्वर ही होगा, लेकिन कौन सा होगा ये, IPv4, IP वर्जन 4, सॉरी 4 कह रहा हूं मैं, 6, ठीक है। तो डोमेन मैनेजर के पेज के अंदर हमारे पास एक होगा ए रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें जो क्या होता है, जिसमें ए रिकॉर्ड में क्या होता है, IP ऑफ द वेब सर्वर। और एक ए रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या होगा, IP ऑफ द वेब सर्वर ही होगा, लेकिन वो IPv6 जो होगा उसका एड्रेस वो पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक तीसरी और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सी नेम। एक तीसरी फील्ड और है जिसका नाम क्या है, सी नेम। अच्छा, यहाँ सी नेम जो है इसको हम लोग कहते हैं भाई कैनोनिकल, कैनोनिकल नेम। अच्छा, अब ये सी नेम क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे एक तरह से मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जैसे क्या सी नेम क्या करेगा। तो जैसे एक सपोज एक डोमेन नेम को दूसरे डोमेन नेम से लिंक करना, अब जरा पहले मैं लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अ सी नेम अलाउस, ठीक है, अ सी नेम अलाउस, अलाउस टू, एक अलाउस टू पॉइंट, ठीक है, अलाउस टू पॉइंट वन डोमेन नेम, ठीक है, इसको अलियास नेम भी बोल सकते हैं, टू अनदर डोमेन नेम, टू अनदर डोमेन नेम, ठीक है। एक मिनट जरा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं इधर, ठीक है। तो अ सीनेम अलाउस टू पॉइंट वन डोमेन नेम यानी अलियास नेम टू अनदर डोमेन नेम, और ये अनदर डोमेन नेम क्या होगा, ये होगा कैनोनिकल नेम, ठीक है। विच देन रिजॉल्व, विच देन रिजॉल्व टू एन IP एड्रेस, ऐसे। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये क्या है का मतलब हुआ क्या यहाँ पे। अब देखो, जैसे सपोज मान लो आ, मैंने कुछ ऐसा कर लिया, मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने ना डोमेन नेम लिए हैं अपने, ठीक। अब मैं चाहता हूं, जैसे सपोज मान लो हम ये कह दें मल्टीपल डोमेन नेम्स ले लिए मैंने, ठीक है। क्या ले लिया, मल्टीपल डोमेन नेम्स ले लिए। असल में वैसे देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले एक सिंगल वाले की बात समझा देता हूँ, देन मल्टीपल पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि जब भी कोई बंदा लक्ष्य वाली वेबसाइट खोलेगा तो वो ऐसे लिखेगा www.lux.com, ऐसे लिखेगा भाई। अच्छा, अब इस lux.com का कैनोनिकल नेम हमने रखा हुआ है, सी नेम रखा हुआ है इसका, दैट इज lux.com, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग नेम हो गया, और ये एक उसका हमने क्या रख दिया, एक शॉर्ट नेम रख दिया यहाँ पे। अच्छा, और दूसरा काम क्या हो सकता है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको हम्म, हम्म,
अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भैया अरे यार एक मिनट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अब कुछ एक सिनेरियो तुमसे समझाता हूं। जैसे मान लो हमने लिया एक www.lux.com ले लिया। अच्छा मैंने ये भी ले लिया www.lux.in भी ले लिया, और मान लो मैंने ये नाम भी ले लिया www.lux.org भी ले लिया। अब मैंने ये तीनों नाम इसलिए ले लिए, मैंने कहा भाई मेरे नाम से कोई डुप्लीकेट कोई दूसरा बंदा वेबसाइट अपनी बना ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे सपोज मान लो मैंने lux.com ले लिया, अगर कोई बंदा अपना भी सेंटर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है lux.in से बनाना चाहे तो lux.in तो अवेलेबल होगा ना उसको, तो भाई वो lux.in से बना लेगा। अब मुझे पता लगा कि भैया कल को ऐसा हो सकता है, तो मान लो मैंने तीनों नाम परचेज कर लिए, lux.com भी ले लिया, lux.in भी ले लिया, lux.org भी ले लिया, तीनों नाम मैंने ले लिए, डोमेन नेम ले लिए मैंने। अच्छा तीन नाम लेने का मतलब क्या, मैं तीन तीन वेबसाइट बनाऊंगा क्या यार? अब इतना थोड़ा टाइम फालतू टाइम है भैया, तीन तीन वेबसाइट क्यों बनाऊंगा? नाम ले लिया तीन, लेकिन वेबसाइट तीन थोड़ी ना बनाएंगे यार। तो इन तीनों के केस में मैंने सी नेम, इसमें भी सी नेम और फिर सी नेम। ठीक है, तीनों के केस में सी नेम क्या डाल दिया, lux.com। ठीक है, तो भैया अब lux.com यानी कि जब भी कोई रिक्वेस्ट डालोगे, यानी कि ये क्या है हमारे पास, एक तरह से हम ये समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल डोमेन नेम्स हो गए। ये हमारे पास हो गए मल्टीपल डोमेन नेम, ये मेरे पास मल्टीपल डोमेन नेम है, और मैंने इन मल्टीपल डोमेन नेम्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, किसके साथ मैप कर दिया है। ठीक है, मैंने इन मल्टीपल डोमेन नेम्स को एक सिंगल उसके नाम सी नेम के साथ क्या कर दिया है, मैपिंग कर दिया है यहाँ पे। तो आप कोई बंदा lux.com पे क्लिक करेगा या lux.in लिखेगा तो अल्टीमेटली ये lux.com पे ही जाएगा, और फिर आगे जाके इस lux.com के ही ए रिकॉर्ड को, ठीक है, कि lux.com क्या है, ये डोमेन नेम है ना। ठीक है, तो इस डोमेन नेम की क्या होगी यार, इस डोमेन नेम की एक डोमेन मैनेजर फाइल होगी। ठीक है, और उस डोमेन मैनेजर फाइल में ए रिकॉर्ड होगा। ए रिकॉर्ड क्या होगा, आईपी ऑफ वेब सर्वर होगा इसका। ठीक है, तो फिर ये आईपी ऑफ वेब सर्वर से इसका आईपी पता लग जाएगा, और फिर उस आईपी पे क्या जाएगी, उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो आप देखो, अब सीधा सीधा लिंक क्या है कि भाई अब हमने lux.in लिखा, तो lux.in का जो डोमेन मैनेजर वाली फाइल थी उसमें डला हुआ था, इसका सी नेम क्या है, lux.com। तो भाई अब सबका सी नेम एक ही चल रहा है, lux.com। तो lux.com की जो डोमेन मैनेजर वाली फाइल है, क्योंकि ये क्या है, डोमेन है ना, lux.com क्या है, डोमेन। और मैंने अभी बताया कि जो डोमेन होता है तो उसकी एक डोमेन मैनेजर वाली फाइल होती है। तो इन सबको मैंने, इन सबका मैंने लिंक कहाँ डाल दिया, इसी पे, कि भैया अब ये जितने भी डोमेन नेम है, इन सारे डोमेन नेम को मैंने मैप कर दिया किसके साथ, lux.com के साथ। तो जब भी कोई बंदा इनको लिखेगा तो इनका सी नेम क्या है, lux.com, तो रिक्वेस्ट सीधा lux.com के लिए जाएगी। फिर lux.com के डोमेन मैनेजर फाइल को चेक किया जाएगा कि lux.com का वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, तो वो जानकारी मिलेगी ए रिकॉर्ड से। ए रिकॉर्ड से पता लगेगा कि हाँ जी, जो lux.com का जो वेब सर्वर है उसका आईपी एड्रेस ये है, और फिर उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो अब क्या होगा, मैं lux.com लिखूं, lux.in लिखूं, lux.org लिखूं, सबके सी नेम में मैंने lux.com ही लिखा हुआ है। तो अब ये मल्टीपल डोमेन नेम जाके एक ही जगह पे जाके क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट, इसको भी, इस पॉइंट को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं यहाँ पे कि तो यानी कि इट अलाउ यूजर टू मैप, क्या मैप करना, टू मैप मल्टीपल डोमेन नेम्स, मल्टीपल डोमेन नेम्स टू अ सिंगल कैनोनिकल डोमेन नेम।
ठीक है, मल्टीपल डोमेन नेम्स को एक सिंगल कैनोनिकल डोमेन नेम के साथ मैप करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, तो ये हमने सी नेम के बारे में पढ़ा। ठीक, तो चलो आज फिलहाल इसको यहीं खत्म करते हैं। हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पे आज 3 जो डोमेन मैनेजर वाली फाइल के जो कुछ डेटा हमने, एक तो ए रिकॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, और एक ए रिकॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, और एक सी नेम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जानकारी हमें मिल गई यहाँ पे। और क्या क्या इस डोमेन मैनेजर वाली फील्ड के अंदर होता है और क्या चीजें होती हैं, वो हमें और भी जानकारी जाननी है, तो फिर वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।